हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बीपीएससी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करती है। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो कि उस देश के सारे बैंकों को रेगुलेट करती है। तो भारत के केस में भारत का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप समझते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे की कहानी। तो ये एस्टेब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझते हैं कि आखिर इसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो भारत का बैंकिंग हिस्ट्री तो काफ़ी पुराना है, लेकिन भारत के पास अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। तो बहुत से कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझी और उन्होंने सारे रिकमेंडेशन को दरकिनार कर दिया। साइमन कमीशन का भी रिकमेंडेशन था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए भारत का, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक आर्टिकल भी लिखा था, प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज कर की। उनका इशारा इस और ही था कि एक सेंट्रल बैंक होना जरूरी है। फाइनली हिल्टन एंड कमीशन आता है इंडिया में, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पे आरबीआई का गठन होता है। अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। लेकिन क्या हमेशा से मुंबई में था? नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन अपने एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल के बाद ही इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर, मतलब कि 1937 में। अब इनके गवर्नर्स के बारे में जानते हैं। ऐसे आपको स्लाइड पे सिर्फ 3 गवर्नर ही दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चौथे गवर्नर के बारे में बताऊंगा कि जो कि काफ़ी स्पेशल है। तो इसके जो पहले गवर्नर हैं उनका नाम था ऑप्सन स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो इसके पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके जो पहले भारतीय गवर्नर बनते उनका नाम था सर सीडी देशमुख। इनके बारे में आपको एक और फैक्ट बता दूं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो उनका चर्चगेट स्टेशन है उसका नाम बदल के सीडी देशमुख स्टेशन रखने का उन्होंने फैसला किया है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए, मैं आपको एक चौथे गवर्नर के बारे में बताने वाला था जो कि काफ़ी स्पेशल है। चौथे गवर्नर वो हैं कि जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। हाँ जी हाँ, आपने सही गेस किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए, अब जब ये आरबीआई स्टेब्लिश्ड हुआ था तो ये एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में कार्य कर रही थी, मतलब कुछ लोगों के प्राइवेट कंपनी के रूप में ये कार्य कर रही थी। लेकिन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है और फिर इसको इसकी पूरी मालिकाना हक किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब इसके फंक्शन को समझते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इसका कि ये नोट इशू करता है, मतलब कि आप जो भी नोट होगा आपके पास उस पे लिखा हुआ होगा आरबीआई, मतलब कि नोट इशू करने का सिर्फ एकमात्र मोनोपोली किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसका काम क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। मतलब ये कि देश में भारत के मार्केट में कौन सा, कब नोट को इंजेक्ट करना है, कब नोट को ऑब्जर्व करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई लेता है। ये इसके 3-4 इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आरबीआई ये काम करती है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये दो काफ़ी ब्रॉडर टर्म है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझा दूं कि रेपो रेट का मतलब होता है वह रेट जिसपे कि आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट जिससे कि आरबीआई बैंकों से कर्ज लेती है। ये दो तरीका है आरबीआई का जिससे कि मार्केट में पैसा भेज देना, फिर मार्केट से पैसा उठा लेना। ऑपरेट करेंसी, करेंसी को ऑपरेट करना भी आरबीआई का एक काम है। जैसे कि अगर ये डिसाइड करती है कि किस डिनोमिनेशन का नोट मार्केट में चलना चाहिए, मतलब डिमोनेटाइजेशन से पहले हमारे भारतीय मार्केट में एक 1000 रुपीज़ का नोट चलता था जो कि अब बंद हो गया। ये सारा डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई लेती है। चलिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आरबीआई का, अब उसके बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी क्या करती है? इस कमेटी का काम है इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करना। तो इसमें क्या है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं इसके। ये 6 मेंबर्स 3 आरबीआई के तरफ से होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं। आरबीआई की तरफ से 3 जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर बाद में जो आरबीआई के जो सबसे मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो तीसरे मेंबर होते हैं। अब जो गवर्नमेंट साइड से 3 होते हैं वो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग सेक्टर के जानकार लोगों को गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिकमेंड करती है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, टाइम टू टाइम आरबीआई एक्ट में अमेंड करके हर सरकार अपने तरीके से इसको फॉर्मुलेट करती है। जो अभी करेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चल रही है इसको फॉर्मुलेट किया गया था कब?
27 जून 2016 को। अभी ये क्या है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 3 महीने में एक बार मिलती है, मतलब कि साल में 4 बार ये मिलते हैं और इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि इनको मैंडेट दिया गया है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत आपको जो देश का इन्फ्लेशन रेट है वो कितना रखना है, 4% तक रखना है। अब ऐसे पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं कि 4% ही हमेशा रहे, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो इसके लिए उनको एक छूट दिया गया, वो छूट है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कितना रखना है, 2% का। कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 2% ज़्यादा 6%, और 4 से 2% कम 2%। मतलब ये कि 2% और 6% के बीच में देश का इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये सारा आरबीआई का काम है। ये क्या करता है, हर 6 महीने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करती है, गवर्नमेंट जिसको टाइम टू टाइम पब्लिक कर देती है, जिसको कि जाके हर कोई आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर देख सकता है। डिसीजन कैसे लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? डिसीजन लेने के लिए क्या करना होता है, वोटिंग करना होता है। यहाँ पे गलती से माइनॉरिटी हो गया है, यहाँ पे हम मेजोरिटी वर्ड यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो पहले वोटिंग होता है। अब 6 लोग हैं, मान लो छः, किसी प्रपोजल पे 6 में 4 लोग एक तरफ हैं और 2 लोग एक तरफ हैं, तो जो 4 लोग वाले प्रपोजल, जो 4 लोग सहमत है या फिर असहमत है, वो मान लिया जाता है। अगर किसी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ 3 लोग एक तरफ हो और 3 लोग एक तरफ हो, तो ऐसे मामले में फिर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो अपना सेकंड कास्टिंग वोट कास्ट करते हैं, और उस जिस तरफ वो कास्ट कर देते हैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये था हमारा आरबीआई की तरफ से जितना भी इंफॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक यू।